अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ फुज़ाद हुज़ैफ़ा एंड यू आर नाउ वाचिंग फिज़िक्स विद मुर्शिद। आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम 1.2.2 ऐसे लोग को कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ एग्ज़ाम्पल जो है मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर कराई थी। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यानी आज वाले लेक्चर के अंदर हम जो है ना कुछ नए एग्ज़ाम्पल्स को क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ यार, हम लोग ने क्या चीज़ स्टडी करी थी। 1.2.2 के अंदर हमने देखा कि डिस्कस वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ देयर डायमेंशंस, यानी हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी और हमें उनकी डायमेंशंस को क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। तो अब मेरे पास कुछ क्वांटिटीज हैं, जैसे लाइक मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जीज। क्या हम इन क्वांटिटीज को इनकी डायमेंशंस के अंदर लिख सकते हैं? तो चले आइए आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, जब भी हम किसी क्वांटिटी की डायमेंशन मेंशन करेंगे तो हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मोमेंटम का फॉर्मूला आप लोग सीख कर आ चुके हो कि मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं और वो प्रोडक्ट होता है मास इनटू वेलोसिटी का। अगर मैं आपसे पूछूं कि मास की डायमेंशन जो है वो क्या है, तो आप बताओगे सर कैपिटल एम से हम डिनोट करते हैं। वेलोसिटी की डायमेंशन हम फाइंड आउट करके आ चुके हैं और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, हम मोमेंटम की डायमेंशंस फाइंड कर लेंगे। तो मोमेंटम की डायमेंशन हो जाएगी एम की जगह हम रख देंगे उसकी डायमेंशन को, वेलोसिटी की जगह हम रख देंगे उसकी डायमेंशन को, और इन दोनों को एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और लिख देंगे एम एल टी माइनस वन। तो ये जो हमने डायमेंशन फाइंड आउट की है ये मोमेंटम की डायमेंशन है। अब जरा चलते हैं टॉर्क की तरफ। टॉर्क का फॉर्मूला भी आप लोगों ने स्टडी किया होगा। टॉर्क जो है वो किसका प्रोडक्ट है? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स की डायमेंशन को ज़रा हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। फोर्स की डायमेंशन जब हम फाइंड आउट करके आए थे तो हमने इसकी डायमेंशन क्या फाइंड की थी? एम एल टी माइनस टू। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशन है उसको हम कैपिटल एल से डिनोट कर देंगे। अब ज़रा लिखते हैं कि भाई फोर्स की डायमेंशन उसकी जगह पुट करते हैं एम एल टी माइनस टू, और अगर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन फाइंड करनी है तो डायमेंशन लिखी हुई है हमने, उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। और अब आप देख सकते हैं कि यार दो क्वांटिटीज आ रही हैं, एक एल यहाँ पर आ रहा है, एक एल यहाँ पर आ रहा है। मैथमेटिक्स का रूल है कि जब भी दो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती है। तो हम करेंगे क्या, एक ही ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एम, ये एल, इसकी पावर है वन और इसकी पावर है वन, दोनों को जब ऐड कर देंगे तो इसकी पावर हो जाएगी टू। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये आ गई है आपके पास टॉर्क की डायमेंशन। अब जरा चलते हैं काइनेटिक एनर्जी पर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हमने एक बात सीखी थी कि जब हमने लास्ट लेक्चर स्टडी किया था तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक बात सीखी थी कि जब भी कोई नंबर आएगा, कांस्टेंट आएगा, कोफिशिएंट आएगा, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस है। तो 1/2 को तो हम वैसे ही क्या कर देंगे, हटा देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो मास की जो डायमेंशन है वो आप बता दोगे सर ये है कैपिटल एम, और जब हम वेलोसिटी की डायमेंशन मेंशन करेंगे तो आप बता सकते हो कि सर ये हो जाएगी एम एल टी माइनस वन। क्या हम पुट कर दें? हाँ भाई, पुट कर सकते हैं। अब कर देंगे भाई, मास की जगह उसकी डायमेंशन पुट कर देंगे और वेलोसिटी की जगह उसकी डायमेंशन पुट कर देंगे। इवन कि अगर फॉर्मूले के अंदर स्क्वायर आ रहा है तो डायमेंशन के ऊपर भी हम लोग को मेंशन करना होगा स्क्वायर को। ठीक है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस वन। सबसे पहले जो है हम पावर को सॉल्व करेंगे स्क्वायर को, तो यहाँ पर जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा एम, इसको तो हम एज इट इज रखते हैं अभी। ये हो जाएगा एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी माइनस का टू। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, इस m को इस m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब हमारे पास फाइनल डायमेंशन आ रही है, वो आ रहा है एम स्क्वायर m की पावर क्यूब, ये हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू।
ठीक है? दिस इज़ योर डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब एक बात सीखनी है हमने कि यार जब भी कोई एनर्जी आएगी तो हर एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी भाई? यही डायमेंशन होगी। ठीक है? तो ज़रा देखते हैं यहाँ पर कि पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन यही आ रही है या नहीं आ रही है? तो पोटेंशियल एनर्जी का फ़ॉर्मूला हमने जितने भी सीखे हैं फ़ॉर्मूलाज़ उसमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होगा mgh होता है। क्या हम m की डायमेंशन लिख सकते हैं? हाँ भाई लिख सकते हैं। इसको लिख देंगे कैपिटल M से। और ग्रेविटी, ग्रेविटी जो है वो एग्जैक्टली सेम यूनिट किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन हम फाइंड करके आ चुके हैं और वो क्या थी? LT-2। ठीक है? उसके बाद एक और क्वांटिटी और यहाँ पर लिखा हुआ है हाइट। तो हाइट की जो डायमेंशन होगी वो होगी हमारे पास कैपिटल L। क्या हम इन तमाम क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर दें? अच्छा मुझे लग रहा है ऊपर कुछ मैंने गलती कर दी है। हाँ भाई, ऊपर मैंने गलती कर दी है, उसको ज़रा हम लोग ठीक करते हैं। और जब हमने वेलोसिटी की डायमेंशन यहाँ पर पुट करी थी, तो डायमेंशन के अंदर m तो आएगा ही नहीं। ठीक है? तो यहाँ से m को रिमूव करते हैं, यहाँ से भी m को रिमूव करते हैं और अब हमारे पास जो फाइनल डायमेंशन आएगी उसको ज़रा ठीक करके लिख लेते हैं। ठीक है भाई? तो यहाँ लिखते हैं इसको कैपिटल M, ये एक ही m है, L स्क्वायर T माइनस का 2। ये हमारी एग्जैक्ट जो है वो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन आ गई है। अब हम चेक करते हैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन भी सेम आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है? तो वैल्यूज़ को रखते हैं, m की जगह m की डायमेंशन को रखेंगे, g की जगह उसकी डायमेंशन को रखेंगे और देन हाइट की जगह हाइट की डायमेंशन को रखेंगे। मल्टीप्लाई कराते हैं तो कैपिटल M, आपको पता है कि ये L और L जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इनके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर T-2। तो हमने अभी एक बात सीखी कि जब भी एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो भाई, किसी नाम की भी एनर्जी हो, तो उसकी डायमेंशन क्या होगी आपके पास? ये ही डायमेंशन होगी। ठीक है? हमने मल्टीपल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन जो है वो फाइंड आउट करना सीख ली है। इवन दो कि अगर आपके पास कोई नई क्वांटिटी भी आ जाती है तो आप मालूम कर सकते हो। ठीक है? इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके लिए। अब ज़रा नेक्स्ट एसएलओ पे चलते हैं और नेक्स्ट एसएलओ में हमसे क्या डिमांड करते हैं, ठीक है? तो 1.2.3 के अंदर वो कहता है कि शो द होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन बाय यूजिंग डायमेंशंस। होमोजेनिटी वाला एसएलओ जो है ना, हमने इससे पहले भी किया था, लेकिन हमने होमोजेनिटी जो शो करनी थी वो विद द हेल्प ऑफ यूनिट्स करनी थी। लेकिन जब हम यहाँ पर इस एसएलओ को स्टडी करते हैं तो वो कहता है कि आप होमोजेनिटी शो कराओ विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। तो हम डायमेंशंस की मदद से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन फॉर्मूला है उसकी होमोजेनिटी प्रूफ हो रही है या नहीं हो रही। तो लेट्स स्टार्ट। अब मैंने एक सिंपल सी इक्वेशन ले ली है और वो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है? इसको वेरीफाई कर दें क्या लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर आ रही है या नहीं आ रही। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम करते क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की यूनिट को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर जो हमारे पास क्वांटिटी है वो है फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी फाइनल हो इनिशियल हो, यूनिट्स तो दोनों के सेम होते हैं, इसी तरह इनकी डायमेंशंस भी क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी। तो हमें पता है कि वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस का 1। ठीक है? ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का काम। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड पर हमारे पास देयर आर थ्री क्वांटिटीज, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो जरा जल्दी से ना हम लोग जो है वो लिख लेते हैं कि यार इनिशियल वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी। आप बता सकते हो इजीली कि सर वेलोसिटी ही है, इसकी डायमेंशन भी वही होगी, LT-1। अच्छा एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होगी? एक्सेलरेशन की डायमेंशन होगी LT-2। और जो टाइम है उसकी डायमेंशन क्या होगी? टाइम की डायमेंशन हम लोग ने कैपिटल टी ली थी। ठीक है? अब ज़रा हम करते क्या हैं, राइट हैंड साइड की जो एक्सप्रेशन है इसमें उसकी डायमेंशंस को पुट करके चेक करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी की जगह हम लोग पुट कर देंगे LT-1 प्लस
एक्सेलरेशन की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे एल टी माइनस का 2 और टाइम की जगह उसकी डायमेंशन पुट कर देंगे। अब आप देख रहे हो कि यार ये भी टी है, ये भी टी है, सेम बेसिस हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से मिलेगा मुझे एल टी माइनस वन प्लस, जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा एल टी माइनस का 1। अब क्या करें, अब आप देखोगे भाई यहाँ पर जो डायमेंशन आई है वो सेम डायमेंशन है इसके, और इनके दोनों के दरमियान प्लस का साइन लगा हुआ है। जब दो क्वांटिटी सेम हो और उनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, उनके कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 टी माइनस का 1। और वी ऑलरेडी नो डैट कि जब भी हम नंबर की बात करेंगे तो नंबर की कोई डायमेंशन होती नहीं है, तो उसको इग्नोर कर देंगे। तो इग्नोर करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी एल टी माइनस वन। अब आप देख सकते हो कि जब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो उसकी डायमेंशन किसके बराबर आ रही है, एल टी माइनस वन के बराबर आ रही है। और जब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो उसकी डायमेंशन भी किसके बराबर आ रही है, एल टी माइनस वन के बराबर आ रही है। सो वी कैन से दैट कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड होमोजेनिटी क्या हो रही है, इसकी प्रूफ हो रही है। ठीक है भाई, तो अब जरा एक और क्वेश्चन को एक और इक्वेशन को जरा सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आप लोग भी साथ साथ करते रहिए सॉल्व को। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है s, ठीक है, और s की डायमेंशन क्या हो सकती है हमारे पास, s की डायमेंशन होगी लेंथ। जो लेंथ की डायमेंशन होती है कैपिटल L से शो कर देंगे। अच्छा, अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड के ऊपर कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी है, हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है 1/2, इसको तो हम इग्नोर कर देंगे। एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन है वो हमें पता है, टाइम की डायमेंशन भी हमें पता है। तो जल्दी से ज़रा इसको लिख लेते हैं, लिस्ट डाउन कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी की जो डायमेंशन होगी वो होगी एल टी माइनस वन। एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन होगी वो होगी एल टी माइनस का 2, और टाइम की जो डायमेंशन होगी वो होगी कैपिटल टी। ज़रा इसको पुट कर लेते हैं जल्दी से। तो इनिशियल वेलोसिटी की जगह हम लोग रख देंगे एल टी माइनस वन प्लस 1/2 को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, इग्नोर कर देंगे। देन एक्सेलरेशन एल टी माइनस का 2 कैपिटल टी, टाइम की जगह रख देंगे कैपिटल टी, और उसका क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, इस फॉर्मूले के अंदर जो है ना एक चीज़ मिसिंग है और मैं लिखने में मिस कर दिया है, और आपके पास होता है फॉर्मूला एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो बिल्कुल ठीक आने वाला है, अदरवाइज अगर वो उसको फॉलो करते तो बिल्कुल ही गलत आंसर आता। तो अब हम करने क्या वाले हैं भाई, टी की डायमेंशन यहाँ पुट कर देंगे एक और, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा कैपिटल टी रख देंगे डायमेंशन। ठीक है, अब आपको पता है यार टी माइनस वन और टी को जब मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास ये टी और ये टी माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, और हम लोग इसको लिख देंगे यहाँ पर कैपिटल एल प्लस, यहाँ पर भी देखें टी का स्क्वायर और टी माइनस टू कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर बच जाएगा कैपिटल एल। जब हम इन दोनों को ऐड कराएंगे तो मिलेगा 2 कैपिटल एल, और 2 को इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास फाइनल डायमेंशन क्या आएगी आपके पास, कैपिटल एल। और अब आप चेक सकते हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर आ रही है। सो वी कैन राइट हेयर के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और यहाँ पर भी हमने होमोजेनिटी को क्या कर दिया है भाई, प्रूफ कर दिया है। ठीक है, क्या हम अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास साइड की, लेफ्ट हैंड साइड की भी और राइट हैंड साइड की भी होमोजेनिटी फाइंड आउट करके चेक करेंगे क्या ये इसकी होमोजेनिटी प्रूफ हो रही है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले जो है ना हमें प्रेशर का फॉर्मूला एक और वो दूसरा वाला भी याद होना चाहिए, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है,
अच्छा, अगर मैं कहूँ कि फ़ोर्स का यूनिट क्या होता है, आप बोलोगे न्यूटन और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है? अगर न्यूटन फ़ोर्स है, तो फ़ोर्स की जो डायमेंशन होती है हमारे पास, वो क्या होती है? एम, एल, टी माइनस का 2 और यहाँ पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? मीटर के लिए जो डायमेंशन हम लोग यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं कैपिटल एल और यहाँ रख दूँगा मैं स्क्वायर, ठीक है? अब क्या मैं ये इस डायमेंशन को जो हमने नीचे लिखी हुई है, इसको ऊपर लेके जा सकते हैं? बिल्कुल लेके जा सकते हैं, इस मैथमेटिक्स के सारे रूल अप्लाई होंगे। तो यहाँ लिख देंगे एम, ऊपर जब जाएगा क्योंकि ये एल स्क्वायर है, जब वहाँ जाएगा इस बेस के साथ सॉल्व होगा तो ये हमें देगा माइनस का 1 टी माइनस 2। ये आ गई है हमारे पास प्रेशर की डायमेंशन, ठीक है? ये आ गई है प्रेशर की डायमेंशन। क्या हम रॉ जीएच की डायमेंशन निकालें? हाँ भाई निकालते हैं। तो रॉ की डायमेंशन क्या होती है हमारे पास? रॉ डेंसिटी है, इसका फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पर इसको और इसको जो है ना आप लोग ने कंफ्यूज नहीं करना। ये मैंने एरिया का यूनिट लिखा है और यहाँ पर जो हम क्वांटिटी के तौर पर जो है एम को यूज़ कर रहे हैं और ये किसको इंडिकेट कर रहा है? मास को, ठीक है? तो मास के लिए जो हमारे पास डायमेंशन होती है वो होती है कैपिटल एम। वॉल्यूम जो है उसकी डायमेंशन हो जाएगी कैपिटल एल क्यूब, ठीक है? इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से हमें जो डायमेंशन मिलेगी वो मिलेगी एम एल माइनस का 3। अच्छा, ग्रेविटी की डायमेंशन सबको पता है भाई, ऊपर सॉल्व करके आ चुके हैं। ग्रेविटी की जो डायमेंशन होती है वो एग्जैक्टली एक्सेलरेशन वाली होती है, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं एल टी माइनस का 2, ठीक है? अच्छा, हाइट की जो डायमेंशन है, हाइट की डायमेंशन हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर कैपिटल एल। अब फॉर्मूले के अंदर इसको ज़रा पुट करके चेक करते हैं। तो रॉ की जगह आ जाएगी उसकी डायमेंशन, उसको ज़रा लिखते हैं यहाँ पर। डायमेंशन क्या है उसकी? एम एल माइनस का 3। ग्रेविटी की डायमेंशन कितनी है बेटा? एल टी माइनस का 2 और हाइट की डायमेंशन है कैपिटल एल, ठीक है? तो ज़रा सॉल्व करते हैं इसको। अब हम देखते हैं कि यार बेसिस कौन-कौन सी हैं। ये आपके पास आ गई लेंथ, यहाँ पर भी लेंथ आ गई और यहाँ पर भी लेंथ आ गई। इसकी पावर है -3, ये लेंथ और ये लेंथ मल्टीप्लाई हो जाएँगे तो ये हमें स्क्वायर प्रोवाइड करेंगे। तो सारी डायमेंशंस को सॉल्व कर लो, बेसिस को सॉल्व कर लो। तो जब बेसिस को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा एम एल माइनस का 1 और आपको मिल जाएगा यहाँ पर टी माइनस का 2। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्रेशर की डायमेंशन आई थी वो कितनी आई थी? एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ठीक है? और हमारे पास रॉ जी एच की जो प्रोडक्ट की जो डायमेंशन आई है वो भी एग्जैक्टली सेम आई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेशर का फॉर्मूला है उसकी जो डायमेंशन है वो लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड की बराबर है। सो वी कैन से दैट होमोजेनिटी यहाँ पर क्या हो रही है? प्रूफ हो रही है, ठीक है? तो स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, आपको पेपर में भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एग्जामिनर आंसर देख के समझ जाएगा कि हाँ, बच्चे ने जब सॉल्व किया है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन बराबर आ रही है, तो यहाँ पर होमोजेनिटी प्रूफ हो रही है। और अगर आप लिख भी दोगे तो अच्छी बात है, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है? तो हम लिख देते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड और यहाँ पर होमोजेनिटी क्या हो गई है बेटा? प्रूफ हो गई है, ठीक है? अब ज़रा हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट एसोलो में। अच्छा, इसके बाद भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊँगा। जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं कुछ एक्सरसाइज़ निकाल के रखूँगा और उसको हम लोग जो है ना वो साथ-साथ सॉल्व करेंगे। तो अब करते क्या हैं, 1.2.4 के अंदर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बल्कि ये तो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि हम डायमेंशंस की मदद से जो है ना फ़ॉर्मूला जो है वो डिराइव करना सीखेंगे, ठीक है? तो derive the formula for physical quantities by using dimensions, ठीक है? तो हम करते क्या हैं, हम अपनी बुक से जो है ना कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो निकाल लेते हैं। बुक में कोई क्वेश्चन होता है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ। derive a formula for the time
period of simple pendulum by using dimension। ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो एग्जामिनर वहां पर आपको टाइम के अलावा, क्योंकि टाइम पीरियड के लिए जो हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला डिराइव करना है। अब टाइम पीरियड के अलावा आपको अदर क्वांटिटीज गिवन करेगा एग्जामिनर। अब वो कौन कौन सी क्वांटिटीज हो सकती हैं, मैं कोशिश करता हूँ लिखने की, यहाँ पर बता सकता हूँ कि भाई जब भी एक पेंडुलम की क्या करते हैं भाई, हम लोग डायग्राम बना के चेक करते हैं। ये हमने पेंडुलम बना लिया। पेंडुलम को जब मूव कराते हैं तो यहाँ पर कौन कौन सी क्वांटिटीज एसोसिएटेड होती हैं, ठीक है, इसकी मूवमेंट के अंदर या इसको बनाने के लिए। तो आप बताओगे सर कोई ना कोई लेंथ होगी इस पेंडुलम की, ठीक है, उसको हम डिनोट कर देते हैं कैपिटल एल से। ठीक है। अच्छा, जो आपने बॉब लिया है इसका कोई ना कोई क्या होगा, मास होगा। जब आपने इसको डिस्प्लेस करवाया है तो यहाँ पर कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा, थीटा। ठीक है। अच्छा, और एक और चीज होगी यहाँ पर कि जब मास मौजूद है तो यहाँ पर वेट भी होगा, यानी ग्रेविटी भी एक्ट कर रही होगी, यानी ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींच रही होगी। ठीक है। तो देयर आर थ्री क्वांटिटीज जिसको हम मेंशन कर सकते हैं। एक क्वांटिटी ये है कि भाई लेंथ ऑफ पेंडुलम, क्या लेंथ ऑफ पेंडुलम को कम या ज़्यादा करके हम टाइम पीरियड को अफेक्ट कर सकते हैं। तो भाई ये वाली क्वांटिटी चेक करेंगे, फॉर्मूला बताएगा हमें। क्या ग्रेविटी को चेंज करके टाइम पीरियड के अंदर कुछ चेंजिंग आ जाती है, क्या मास को अगर मैं चेंज कर दूं तो टाइम पीरियड में चेंज आ जाए। ठीक है। इवन दो कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी है और उसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पे अभी थीटा से डिनोट कर सकते हैं कि यार अगर मैं इस एंगल को चेंज कर दूं, बढ़ा दूं, जो टाइम पीरियड के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा। तो देयर आर फोर क्वांटिटीज, लेकिन अगर आप अपनी बुक को देखोगे तो यहाँ पर इस थीटा को नहीं लिया हुआ। ठीक है ना, तो इसको इग्नोर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है। नंबर टू क्वांटिटी जो है आपके पास मास ऑफ द बॉब। अच्छा, लेंथ ऑफ द पेंडुलम है, इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं एल से। मास ऑफ द बॉब है, इसको डिनोट कर सकते हैं हम लोग एम से। नंबर थर्ड क्वांटिटी जो है वो मेरे पास वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या ग्रेविटी बोल सकते हो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी से। तो देयर आर थ्री क्वांटिटीज जिसको हमने अपनी टाइम पीरियड के साथ क्या करना है, रिलेट करना है। ठीक है। तो अब ज़रा स्टार्ट करते हैं, मज़ेदार सीन तो जो है अब यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है कि भाई टाइम टाइम पीरियड जब भी हम मेंशन करेंगे, आप लोग ने इसको मैट्रिक क्लास के अंदर भी सीखा होगा कि जब भी हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो हम उसके लिए सिंबल क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल टी यूज़ करते हैं। ठीक है। अब ये टाइम पीरियड जो है वो इसके साथ भी रिलेट कर सकता है, इसके साथ भी रिलेट कर सकता है, इसके साथ भी रिलेट कर सकता है। तो तीनों क्वांटिटीज को जो है वो एक ही रिलेशन के अंदर हम लोग लिख देते हैं। तो भाई सबसे पहले मैंने लिख दिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। तो तीन क्वांटिटीज हैं जिसके साथ टाइम पीरियड जो है वो रिलेट कर सकता है। अब जब आप इस क्वांटिटीज को लिख लोगे तो आपने एक और काम करना है कि जो लेंथ है इसके ऊपर आपने एक पावर शो कर देनी है ए से, एम के ऊपर आपने पावर शो करनी है बी से, और जी के ऊपर पावर शो करनी है सी से। ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप एक बात देखो कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो आप बता सकते हो कि सर जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट आता है, उसके बाद हम अपनी सारी क्वांटिटीज को लिख देंगे। ठीक है, मैंने लिख दिया इसको यहाँ पर। अब डायमेंशंस पुट करने की बारी है। ठीक है। तो टाइम की जो डायमेंशन है, अभी मैं एक एक करके सबके डायमेंशन को लिस्ट डाउन करता हूँ। आप बताओगे कि सर ये जो है टाइम पीरियड, इसको हमने किससे शो किया है, कैपिटल टी से, और इसकी जो डायमेंशन होगी वो होगी कैपिटल टी।
अच्छा, जो लेंथ है जिसको हमने किससे शो किया है, एल से, उसकी डायमेंशन होगी कैपिटल एल। अच्छा, जो मास ऑफ द बॉब है उसकी डायमेंशन होगी कैपिटल एम। और जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आप बोलो, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई जी से। तो जी की जो डायमेंशन है उसको हम लोग स्टडी करके आ चुके हैं, वो है एल टी माइनस का 2। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने लिस्ट डाउन कर दी हैं, हम एक-एक करके क्या करते हैं, पुट करते हैं। अब मेरे पास ये जो इक्वेशन आई है इसको मैं बोल दूँगा ये है मेरी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब जल्दी से हम क्या करते हैं भाई, पुट द डायमेंशंस। पुट द डायमेंशंस इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हम लोग डायमेंशंस को पुट करने जा रहे हैं। कैपिटल टी की जगह हम लोग लिखेंगे भाई कैपिटल टी ब्रैकेट के अंदर। कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, इसको इग्नोर कर देंगे। लेंथ की डायमेंशन होती है हमारे पास कैपिटल ए, लेकिन पावर को इग्नोर नहीं करना, पावर लिखनी है हमने। मास की जो डायमेंशन है वो होती है कैपिटल एम, इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पर बी से। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो हमारे पास डायमेंशन है वो है एल टी माइनस 2, और इसके ऊपर पावर शो कर देंगे। अब आप देखें कि जब भी इक्वल टू का साइन होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि यार लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। लेकिन जब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं तो यहाँ पर लेंथ भी आ रहा है, यहाँ पर मास भी आ रहा है, और यहाँ पर कैपिटल टी भी आ रहा है। लेकिन जब हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं कि यहाँ पर ना एम है ना यहाँ पर एल है, तो क्या हम किसी भी तरीके से इस साइड के ऊपर एम और एल लेकर आ जाएं? तो उससे पहले जो है ना एक छोटी सी बात को रिवाइज कर लेते हैं। देखो भाई, आपके पास कोई भी नंबर है, वेरिएबल है, कुछ भी है, उसके ऊपर अगर पावर 0 आ गई है तो उसका आंसर हमेशा हर हाल में किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अगर मैं कह दूं यार मेरे पास एक डायमेंशन है, उसके ऊपर पावर 0 है, तो उसका आंसर भी क्या होगा, 1 होगा। अगर एक और मेरे पास कोई डायमेंशन है लेंथ, और उसके ऊपर पावर है 0, तो उसका आंसर भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इसी तरीके से इंट्रोड्यूस करा दूं इन दोनों चीज़ों को, तो भी कोई मसला नहीं होगा। मैं कह दूं कि भाई यहाँ पर m की पावर 0 है, l की पावर 0 है, और t की कोई ना कोई पावर है और वो 1 है यहाँ पर, तो t नज़र आ रहा है आपको, अदरवाइज ये दोनों चीज़ें जो हैं वो 1 के बराबर हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब राइट हैंड साइड को लिख लेते हैं, जो हो जाएगा कैपिटल A। अच्छा, एक काम ये करते हैं कि देखो इस पूरे ब्रैकेट के अंदर कैपिटल L आ रहा है, तो क्या हम C को सॉल्व कर दें, C को अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा L, ये हो जाएगा L A, सबकी पावर्स को अप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा M की पावर B, और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा L की पावर C मल्टीप्लाई बाय T माइनस का 2C। अच्छा, अगर यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है तो देख लो भाई, पावर्स पावर्स के साथ क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं, तो मैंने माइनस का 2C कर दिया है। अब क्या करें, अब ज़रा आगे चलते हैं। अब आप देखो ये एक बेस है और ये भी एक बेस है, यानी दोनों सेम बेसिस हैं। जब सेम बेसिस की बात करेंगे तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड अप हो जाएंगी। ठीक है, तो जब ये ऐड अप हो जाएंगी तो मैं इसको लिख सकता हूँ एल ए प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पर लिख दूंगा एम बी, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास t माइनस का 2c। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो बेसिस के ऊपर जो पावर्स हैं वो भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो हम इसको करते हैं, हम कहते हैं कि भाई a प्लस सी बराबर हो जाएगा 0 के, b बराबर हो जाएगा 0 के, और माइनस का 2c बराबर हो जाएगा 1 के। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर पावर 1 है और ये 1 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के 2c के बराबर हो जाएगा। क्या हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, हाँ भाई सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले काम ये करेंगे, ओहो हो, दोबारा से लिख लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। माइनस का 2c इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा अब करते क्या है, अब ये करते हैं कि यार c को जो है ना उठा के वहां पर शिफ्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस का c।
ये वाली जो इक्वेशन है जो मैंने नीचे लिखी हुई है -2c, यहाँ से ज़रा निकाल लेते हैं वैल्यू। तो हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। c की वैल्यू अगर -1/2 आ गई है तो फिर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। और जब माइनस माइनस सॉल्व होंगे तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा, a की वैल्यू भी आ गई है 1/2, c की वैल्यू आ गई है -1/2 और b को इक्वेट जब किया था तो b का आंसर कितना आ रहा है, 0। अब ये जो a, b और c की वैल्यू आ रही है डायरेक्टली जाके हम कहाँ पुट करेंगे भाई, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, तो जरा पुट कर दें। तो इक्वेशन 1 implies that टाइम पीरियड इज इक्वल टू किसके बराबर था, कांस्टेंट लेंथ के ऊपर जो पावर थी वो थी a, तो हम अब यहाँ मेंशन कर देंगे 1/2। मास के ऊपर जो पावर थी b थी उसकी जो वैल्यू आई है वो 0 आई है, और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन थी उसके ऊपर जो पावर आई है वो आ गई है -1/2, क्योंकि वहां पर c था, g के ऊपर हमने c लिया था। ठीक है, अब आप एक बात सीख कर आए हो कि यार जब a की पावर 0 हो जाएगी तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1। तो किसी भी नंबर, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो गई तो हम क्या कर देंगे, उसको 1 के इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो अब सिमिलरली जब इसको भी m की पावर 0 है तो इसका आंसर भी किसके बराबर हो जाएगा, 1। और 1 जब किसी चीज से मल्टीप्लाई होता है एज इट इज आंसर देता है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ आ जाएगा L 1/2 G -1/2। अब इसको थोड़ा सा जो है ना हम करते क्या है कि जो हमारे पास पावर आई है G की, L की पावर 1/2, G की पावर -1/2, नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर को सॉल्व करने के लिए हम उसको कहाँ लेके जाएंगे, नीचे जाएंगे भाई, 1/2 ये पॉजिटिव हो जाएगी। अच्छा, अब आपको एक बात पता है कि यार कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसकी पावर 1/2 है, तो इस पावर को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ रेडिकल में तो वो किसके बराबर हो जाएगा, स्क्वायर रूट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यहाँ पर लेंथ के ऊपर भी क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, जी के ऊपर भी, अच्छा एल के ऊपर रूट आ जाएगा और जी के ऊपर भी रूट आ जाएगा। आप मैथमेटिक्स के अंदर ये बात सीख कर आए हो कि जब भी दो क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जिनके ऊपर रूट हो, उनको एक ही रूट के अंदर करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी दो क्वांटिटीज जो आपस में डिवाइड हो रही हैं, उनके ऊपर रूट भी हैं, तो उनको एक ही रूट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर बस को फाइनल टच दे रहे हैं और ये हो जाएगा t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसको मैं रूट के अंदर लिख दूंगा L/G। तो हमारे पास एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया है। अब मसला ये है कि डायमेंशनल एनालिसिस, यानी जब हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आ रहा है ना उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। वैसे जब आप लोग ने फॉर्मूला स्टडी किया था डायमेंशन का तो वो ये था t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। तो ये जो 2 पाया था ये कांस्टेंट था। तो अब डायमेंशन की मदद से हमने फॉर्मूला तो बना लिया यार, वो कह रहा है कुछ ना कुछ कांस्टेंट है, लेकिन हम इस कांस्टेंट की एग्जैक्ट वैल्यू डायमेंशन से नहीं बताते, यही इसका एक ड्रॉबैक है। ठीक है, डायमेंशंस की मदद से हमने देखा था यार तीन चीजें जो हैं वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, या हम डायमेंशंस की हेल्प लेकर जो है वो क्या कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन। यानी कोई भी फिजिकल इक्वेशन आएगी, चेक करना है कि यार ये फिजिकल इक्वेशन सही बनी है या नहीं बनी, तो हम डायमेंशन की मदद से चेक कर सकते हैं। हम डिराइव कर सकते हैं सुटेबल फार्मूला, पॉसिबल फार्मूला, एग्जैक्ट फार्मूला नहीं बता सकते क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम एक और मैं एग्जांपल कराऊंगा आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी तक जो है जितनी बातें हमने सीखी हैं इंशाल्लाह समझ में आ गई होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।